कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने शपथ ले ली है, जिसमें विपक्षी एकता के संदेश देने की कोशिश की गई। भाजपा से मुकाबले की कई कोशिशें भी हुई, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से यूपी का विपक्ष लगभग गायब रहा। जिस मंच से सिद्धारमैया सीएम बने और डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, उसी मंच से उत्तर प्रदेश के विपक्षी मुख्य दलों की उपस्थिति नदारद थी। एकता के ऐसे आयोजन को विपक्षी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका माना जा रहा था, लेकिन मंच पर न तो अखिलेश यादव थे, न समय पर जयंत चौधरी पहुंचे। ऐसे में सवाल उठे कि क्या अखिलेश कांग्रेस से दूरियां बढ़ा रहे हैं? एबीपी गंगा ने यही सवाल समाजवादी पार्टी से किया, उनका जवाब सुनिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो देश में सभी गैर भाजपाई पार्टियां हैं, उनके साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। अखिलेश की दूरियों पर सवाल कांग्रेस से भी हुए, उनका भी जवाब सुन लीजिए। सब लोग साथ हैं और कहीं कोई उसमें कुछ वो नहीं है। इस देश विरोधी ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए, ताकि एक बार हमारा देश पुनः अमन चैन शांति से आगे बढ़ सके। यूपी में सपा की सहयोगी पार्टी रालोद ने विपक्षी एकता का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला किया। विपक्ष एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। अखिलेश यादव का शपथ ग्रहण समारोह में न जाना और कांग्रेस से परहेज करना रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा का इस पर अलग ही मत है। कांग्रेस को लाइक नहीं करता, विपक्ष में भी कोई पसंद नहीं करते। न ममता जी पसंद करें, ना अखिलेश जी पसंद करें, ना मायावती जी पसंद करें, दूसरे दल के भी नेता उनको पसंद नहीं करते। ये फेल है पूरी तरीके से। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बेंगलुरु में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने भी कन्नी काटी। वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर और आवासीय योजना के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर किसानों के समर्थन में उतरी अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल ने सरकार को घेरने का काम किया। वाराणसी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले पर लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर किसानों के साथ सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने पल्लवी पटेल और किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद विधायक और किसानों ने जमकर नारेबाजी की। अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल ने किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण का आरोप लगाया। और जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके धन, साधन, संसाधन, उनके अवसर, उनकी उन्नति, उनके विकास की जो मुख्य धाराएं हैं, उनको जिस प्रकार से लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करने आए। पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को हिरासत में लिया और इको गार्डन लेकर गई, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि वाराणसी के 11 परिवारों को गिरफ्तार किया है। पल्लवी पटेल ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के अंदर किसानों की मांगे नहीं मानी तो पूरे यूपी में आंदोलन होगा। कि आज बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट, वहाँ का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहाँ के किसानों को घर से निकाल के मार रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 1998 में जमीन अधिग्रहित की थी। कई साल बीत जाने के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया। अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग और जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ किसान लंबे समय से लामबंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जनता दर्शन किया, लोगों की फरियाद सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीयता पूर्वक बात करके उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उन्हें खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। दुलारते हुए उन्हें चॉकलेट गिफ्ट की। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में हो रहे भागवत महापुराण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यज्ञशाला में हवन पूजन भी किया। 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के फैसला विपक्ष तुगलकी फरमान इसे बता रहा है। करीब 7 साल के बाद देश में फिर से काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 2000 रुपए के नोट को 4 महीने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
इस फैसले पर सपा ने भाजपा के खिलाफ बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। सपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। मोदी जी की अपनी नीतियों का फेलियर है जो आज आपके सामने आ रहा है, और ऐसा इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक करते रहे। लेकिन 2000 का नोट किसके पास? हमारे आपके पास तो है नहीं। शायद मोदी जी के दोस्तों के पास हो, बड़े उद्योगपतियों के पास हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हो, उनके कार्यालयों में रखा हो। अभी संकट तो बीजेपी के सामने है कि वो कैसे बदलेंगे। सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। मतलब 2000 रुपये का नोट बंद करने का कोई औचित्य समझ में किसी के भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब काले पैसे की बात, धन की बात आ रही है तो उसमें 500 का नोट भी उतना इन्वॉल्व है, बल्कि ज़्यादा 500 के नोट के फेक करेंसी ज़्यादा पाई गई है। हालांकि अभी 2000 के नोट पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई। अभी 2000 का नोट लेन देन के लिए चलन में रहेगा। 30 सितंबर के बाद नोट पूरी तरह से बैन हो जाएगा। नोटबंदी की खबर के बाद से ही 2000 के नोट की खपत शुरू हो गई है। नोएडा में पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए का नोट लेकर लोग पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। कई 2000 के नोट से लोग बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है, लोग कतारों में लगे हैं। 2000 के नोट पर रोक लगाने के फैसले के बाद से नोएडा में लोग 2000 के नोट लेकर पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। जो लोग अपनी गाड़ी में तेल भरवाने पहुंच रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2000 के नोट से पेमेंट कर रहे हैं। लोग जो है वो पेट्रोल भराने के लिए तो आए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो 2000 रुपए का नोट अगर इनके पास है तो 2000 रुपए के नोट भी जो है वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं पेट्रोल भरवाने के बाद। हालांकि किसी भी पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट लेने से इनकार नहीं किया है, लेकिन 2000 के नोट से पेमेंट की संख्या डबल हो चुकी है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि ना ग्राहक परेशान हो कोई कि भाई हम ना लेंगे 2000 का नोट, ना हमें कोई ऐसा निर्देश है। हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और हम ग्राहकों की सेवा करते रहेंगे। 2000 का नोट लेते रहेंगे तब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। नोएडा में पेट्रोल पंप पर नोट खपाने की कवायद चल रही है, तो वहीं बदायूं से पेट्रोल पंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी 2000 का नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे आपका, हमने मना कर दी मालिकों ने हमारे। मेरठ में एबीपी गंगा ने 2000 के नोट पर रियलिटी चेक किया। एबीपी गंगा के रिपोर्टर 2000 का नोट लेकर किराना स्टोर पहुंचे तो स्टोर मालिक ने जो तर्क दिया, जरा वो भी सुनिए। बैंक जाना पड़ेगा ना, जमा कराने के लिए लेगा तो है नहीं पेमेंट में कोई, अब इसको बैंक जाना पड़ेगा। लिमिटेशन है, महीने में आप 3 बार कर सकते हो कैश जमा। लोगों को डर है कि 2000 के नोट से लेन देन करना भारी पड़ सकता है, लेकिन 30 सितंबर तक 2000 का नोट चलन में है। इधर बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां मुख्तार अंसारी को कुछ दिनों पहले गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट में हाजिर नहीं होने की वजह से मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। दरअसल मऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के विजय जुलूस निकालने और रोड शो करने के मामले में पुलिस ने अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ अन्य कुल 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग 2 मुकदमे दर्ज किए थे। शनिवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में इसी मुकदमे में सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बाकी अन्य लोग अदालत में स्वयं मौजूद रहे, लेकिन उमर अंसारी अनुपस्थित रहा, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। नामजद इनके विरुद्ध आरोप पत्र है, यह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते इनके विरुद्ध जो है गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और सीजीएम ने इस मामले में 2 जून की तिथि नियत किया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम इन दिनों अपना खूब रंग बदल रहा है, लेकिन अगले 3 दिन यूपी वालों को तपिश और गर्म हवाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी तेज धूप के साथ ही गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से बरस रही आफत की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग बड़ी मुश्किल से धूप और गर्मी से बचाव का पूरा इंतजाम करके ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे खड़े रहने को आदमी लोग को जगह नहीं रहता था, अभी तो बहुत गर्दी कम हो गया है, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। भाई भीड़ तो कम ही है, अब जब ठंडी होता है शाम को तब आते हैं लोग। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग भागों में लू यानी हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। विभाग ने शनिवार राज्य के कई जिलों में लू की वजह से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी में अगले सप्ताह में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जाहिर की है।
आने वाले सप्ताह में वाराणसी में तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की आशंका है। प्रयागराज में 46 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में 44 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 44 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ने 3 दिनों के बाद बादलों की आवाजाही और छिटपुट बौछारों की वजह से तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जाहिर की है। भीषण गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक और डायरिया के मरीजों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 2 वक्त की रोजी रोटी कमानी है तो मजबूरी है निकलना, और उसकी चपेट में लोग आ जाते हैं, उस धूप की चपेट में, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। इधर शहर की सरकार बनते ही विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कानपुर नगर निगम ने शहर की सफाई के लिए नया अभियान शुरू किया है। मेरा शहर स्वच्छ शहर अभियान के तहत प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का नया प्लान तैयार किया गया है। नगर निगम ने 20 कलेक्शन सेंटर्स खोले हैं, जहां प्लास्टिक कचरा जमा कराने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा, पुरानी कॉपी किताबें देने वाले को इसी कचरे से बनाए गए पेन, नोटपैड, बैग, कुर्सी गिफ्ट दिए जाएंगे। कचरे का कलेक्शन सुबह 7 बजे से दोपहर को 1 बजे तक किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। पहले का मतलब होता है रिड्यूस, हम कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल की दिनचर्या में हम लोगों ने डिस्पोजेबल आइटम्स का उपयोग करना बहुत शुरू कर दिया है, और उनको उपयोग करने के बाद में हम उनको फेंक देते हैं, तो कहीं न कहीं कचरे की मात्रा बढ़ती है। दरअसल मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत नगर निगम की तरफ से हर वार्ड में रिसाइकिल सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। अभियान का आगाज हो चुका है, जो 5 जून तक चलेगा। योगी मंत्र पर ही कानपुर नगर निगम ने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा ये अभियान सीएम योगी के शहरों के विकास का नया मॉडल पेश करने की कोशिश है। गरीब बच्चों के शिक्षा के हक पर प्राइवेट स्कूल डाका डाल रहा है। गोंडा में 700 से ज्यादा स्कूलों ने आरटीई पोर्टल से गायब हैं और मोटी फीस लेकर गरीब बच्चों की जगह दूसरे बच्चों का एडमिशन ले रही है। गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए बनाए गए नियमों की प्राइवेट स्कूल कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी एक बानगी देखने को मिली गोंडा में, जहां नामचीन स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, फातिमा सेंट जेवियर्स, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समेत 751 स्कूल आरटीई पोर्टल से गायब दिखाई दे रहे हैं, जिसका मकसद साफ नजर आ रहा है कि गरीब बच्चों को शिक्षा की जगह मोटी फीस लेकर उनकी जगह दूसरे बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए ये बहुत बड़ा नियम बढ़िया बनाया है कि सभी छोटे से बड़े लोगों को एक समान शिक्षा मिले। कुछ प्राइवेट स्कूल गोंडा के शिक्षा विभाग पर इसका ठीकरा फोड़ते रहे हैं और शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हमारी ओर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने से बचना ये नहीं है, बल्कि अभी तक हमारे पास जो शिक्षा प्रशासन है उसकी ओर से इस प्रकार की कोई सूचना ही नहीं आई है। आरटीई पोर्टल पर प्राइवेट विद्यालय जो हमसे मान्यता प्राप्त है उनकी मैपिंग की जाती है। जब मैपिंग हो जाती है तब वो आरटीई पोर्टल पर शो होते हैं, जिससे जो है गरीब बच्चे इसमें नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि 700 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, तो उसमें विद्यालय की लापरवाही भी है और बीओ को जो लिस्ट दी गई थी उसमें बीओ की लापरवाही भी है। गरीब बच्चों के शिक्षा के हक पर डाका और भी कई जिलों में देखने को मिला है। लखनऊ में 220, कानपुर में 181, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 97, बरेली में 90 स्कूल और गौतम बुद्ध नगर में 81 स्कूल आरटीई पोर्टल पर बंद दिखाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। कुदरत की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। हेमकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सुखमनी साहिब कपाट किया। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा आज से शुरू हो गई है। तकरीबन 7 महीने के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं। फूलों, रंग बिरंगी लाइटों और सजावटी कपड़ों से दरबार को सजाया गया है। आर्मी के जवानों की कड़ी मेहनत के बाद आज बैंड और फूलों की बारिश के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी सजाया गया। श्रद्धालुओं की शोभा यात्रा सुबह 4 बजे गोविंद धाम से निकली और श्री हेमकुंड साहिब पहुंची। कुंड में स्नान कर दर्शन किए। सुबह 10:30 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहुंचते ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ। पाठ के बाद कीर्तन शुरू हुआ। बता दें कि पिछले कई दिनों से सेना के जवानों के साथ प्रशासन हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों में जुटा था। 418 इंजीनियरिंग कोर के जवान जुटे हुए थे। सैनिकों ने अटलाकोटी ग्लेशियर से बर्फ काटी, आस्था पथ से बर्फ हटाई। हालांकि इस बार अप्रैल के महीने के अंत तक बर्फबारी होती रही, जिसके चलते सैनिकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। गौरतलब है कि खराब मौसम और अत्यधिक ठंड के कारण बच्चे, बुजुर्ग और सांस की दिक्कत वाले यात्रियों को हेमकुंड साहिब यात्रा की सख्त मनाही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।